ये आपके पास एक प्रॉब्लम है। एक बीम है जो सेटल कर रही है बी पॉइंट पे, और इस पे देखें कोई लोडिंग नहीं गिवन, बट फिर भी उसने क्वेश्चन में गिवन है कि ये सेटल कर रही है। मे बी ये अपने वेट सेल्फ वेट पे सेटल कर रही हो। तो 15 mm जो है इस पे इसकी डिफ्लेक्शन आ रही है बी पॉइंट पे। इस पे आपने हमेशा याद रखना है इसको सॉल्व करने से पहले कि जो डिफ्लेक्शन हो रही है उसके दूसरे कोने पे क्लॉकवाइज रोटेशन आएगी, क्योंकि अगर ये नीचे जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन आएगी, और यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है और इस साइड पे काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। तो इसके आप हम लोग जब फिक्सन मोमेंट्स निकालेंगे तो फिक्सन मोमेंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि इनके ऊपर लोडिंग नहीं लग रही। इसका दूसरा स्टेप यह है कि हम लोग अक्सर स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में डेल्टा जो है वो ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास अक्सर क्वेश्चन में सेटलमेंट नहीं गिवन हुई। हो सकता है कि आपकी सॉइल जो है इस पॉइंट पे बैठ गई हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास डिफ्लेक्शन कितनी है, 15 mm। हमें पता है कि ये ए बी का जो मेंबर है ये किस रोटेशन में जा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन में जा रहा है। तो हम लोग जो 15 mm हुए वो हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। हमारे पास क्या होता है 3 डेल्टा ओवर एल। 3 डेल्टा कितना है 15, और लेंथ ऑफ द मेंबर कितनी है 6 मीटर। ठीक है, तो हम लोग 6 मीटर पुट कर लेंगे। तो इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 160,000 थीटा ए प्लस 80,000 थीटा बी माइनस 600। ठीक है, और फिर थीटा बी के लिए भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसने डायरेक्ट वैल्यू लिख ली है। तो हम लोग अगर हम लोग मैं MBA के लिए लिखना चाहूँ तो यही वैल्यू लिखूँगा 16। अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ थीटा ए की जगह मैं थीटा बी कर देता हूँ प्लस 80,000 थीटा ए। ठीक है, और माइनस 600। ठीक है, एग्जाम में आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं टाइम सेव करने के लिए। ये है मोमेंट बी ए के लिए। ठीक है, ये ए बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ थीटा ए की जगह आप थीटा बी कर दें। फिर आप हम लोग दूसरे मेंबर पे आ जाएंगे BC और CB के लिए। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि BC में हम मेंबर में कैसे रोटेशन आ रही है काउंटर क्लॉकवाइज। तो काउंटर क्लॉकवाइज आ रही है तो डेल्टा जो है आपका नेगेटिव आएगा -15 mm। ठीक है, तीसरे मेंबर में कोई सेटलमेंट नहीं हो रही, तो उसमें हम लोग डेल्टा जो है वो ज़ीरो कर देंगे। ऐसी 6 इक्वेशंस बन जाएंगी। 6 इक्वेशंस के बाद हम लोग जॉइंट कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, जॉइंट कंडीशन बनाएंगे। मोमेंट ए बी इज इक्वल टू 0, फिर बी ए प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, सी बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 0। फिर साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करेंगे, फिर बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे मोमेंट्स में जो दूसरे स्टेप में थी। फिर उसके बाद ये है उसका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जब मोमेंट्स आ जाएंगी ये उनका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, फिर दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। इस दूसरे प्रॉब्लम में एक साइड से फिक्स है, यहाँ से भी फिक्स है, और यहाँ एक पॉइंट टू लग रहा है और यूडियल लग रहा है। ठीक है, सिंपल इसके फिक्सन मोमेंट्स निकालेंगे। फिक्सन मोमेंट्स यूडियल के लिए कैसे निकालते हैं, WL²/12 से। WL² से हमारे पास फिक्सन मोमेंट्स आ गए। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे DB के लिए, BD के लिए, BC के लिए, CB के लिए। इन दो मेंबर्स के लिए हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे। AB के लिए इक्वेशन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सपोर्टेड नहीं है दूसरी साइड। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर ये फिक्स्ड है, यहाँ से फिक्स है और यहाँ से फिक्स है, तो इसकी सपोर्ट कंडीशंस क्या होनी चाहिए, थीटा D और थीटा C 0, और जॉइंट कंडीशन समेशन ऑफ मोमेंट्स एट जॉइंट B शुड बी इक्वल टू 0। तो मोमेंट BD प्लस मोमेंट BC प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन अगर इसको सॉल्व करें
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा बी आ जाएगा। थीटा बी को हम लोग स्टेप 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास मोमेंट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन मोमेंट से हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये मेंबर है, उस पर आप देखें 84 और 162 आ रहा है। ठीक है, 81 एंड 162 आ रहा है। यूडीएल लग रहा है, ये 162 इस पॉइंट लोड की वजह से, ये 162 इस पॉइंट लोड की वजह 64.8 को मल्टीप्लाई करें आप 5 के साथ, डिवाइड करें 2 के साथ, तो 162 आएगा। और ये 81 और ये कैसे आता है, समीशन ऑफ मोमेंट डिवाइडेड बाय स्पैन। तो अब 162 प्लस 81 माइनस 162 करें तो आपके, और डिवाइडेड बाय 5 करें तो आपके पास 16.2 और 16.2 आएगा। आप इसको बनाएंगे तो ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा इसका। ये फ्रेम है आपके पास। ठीक है, हम लोग कर चुके हैं ये क्लास में। ठीक है, ये फ्रेम है, इस पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है और एक वर्टिकल फोर्स लग रही है। तो हमें पता है इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से ये फ्रेम जो है आगे मूव करेगा, इस तरह आगे मूव करेगा। तो इसमें अननोन्स कितने, इसमें अननोन्स 5 हैं, क्योंकि 5 रोटेशंस आएंगी, एक रोटेशन, दूसरी रोटेशन, तीसरी रोटेशन, चौथी रोटेशन, और डेल्टा आएगा, एक डेल्टा आएगा। हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये और ये डेल्टा जो है वो बराबर होगा। ठीक है, आपके बुक में ऐसे है। तो 4 रोटेशंस, एक डेल्टा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, PL/8 से ये इसकी फिक्स एंड मोमेंट्स निकालेंगे। PL/8 से BA और CB की PL/8 से निकालेंगे, और PAB² से, क्योंकि सेंटर पे नहीं लग रहा तो इसके फिक्स एंड मोमेंट्स निकालेंगे। फिक्स एंड मोमेंट्स निकालने के बाद आप मुझे एक चीज़ बताएं, आप अगर इसकी स्लोप रिफ्लेक्शन इक्वेशंस बनाएं तो स्लोप रिफ्लेक्शन इक्वेशंस कितनी बनेगी, इस मेंबर के लिए 2, इस मेंबर के लिए 2, इस मेंबर के लिए 2, और जॉइंट कंडीशंस कितनी बनेगी, जॉइंट कंडीशंस 1 2 3 4 जॉइंट कंडीशंस बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो इसकी सपोर्ट, इसमें देखें नंबर ऑफ अननोन्स कितने, नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं 4 थीटा हैं और एक जो है डेल्टा है। तो नंबर ऑफ अननोन्स 5 हैं, 5 नंबर ऑफ अननोन्स हैं। और जॉइंट इक्वेशंस कितनी हैं, जॉइंट इक्वेशन मोमेंट AB इज इक्वल टू 0, मोमेंट BA प्लस मोमेंट BC इज इक्वल टू 0, मोमेंट CB। इसकी जो 4 इक्वेशंस हैं, 4 जॉइंट कंडीशंस हैं हमारे पास। इसको मैं पेज टर्न करूं तो हमारे पास 4 जॉइंट कंडीशंस है, 1 2 3 4 जॉइंट कंडीशंस बनेंगी। तो हमारे पास 5 अननोन्स हैं और 4 इक्वेशंस हैं जो अब तक हम लोग सॉल्व करते आए। तो एक अननोन और भी ज़्यादा है, हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, एक अननोन हमारे पास और भी ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए एक एडिशनल इक्वेशन लिखते हैं। एडिशनल इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि हम लोग मेंबर इक्विलिब्रियम को कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये फ्रेम है, अगर उस पर लोड लग रहा है 48 का लोड लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, तो ये 48 किसके बराबर होना चाहिए, इन 2 हॉरिजॉन्टल शेयर के बराबर होना चाहिए, इन 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए। इसको कह देते हैं ये HA1 है, ये HD1 है। तो HA1 शुड बी HD1 इज इक्वल टू 48। आप ये भी इक्वेशन लिख सकते हैं, एडिशनल इक्वेशन। या आप ये कर सकते हैं कि आप मेंबर के इक्विलिब्रियम को कंसीडर कर लें, किसी भी मेंबर को उठा लें। आप सपोज इस मेंबर को उठा लें, इस मेंबर को उठा लें। समेशन, अगर ये मेंबर इक्विलिब्रियम में है, तो आप कंसीडर करेंगे समेशन ऑफ, इसको आप H1 कह दें, इसको आप H2 कह दें। समेशन ऑफ H1 प्लस H2 शुड बी इक्वल टू 0। आप ये भी कर सकते हैं कि समेशन ऑफ इंटरनल शेयर शुड बी इक्वल टू 0, या समेशन ऑफ ये इन 2 का सम 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे ये इक्वेशन लिखें या ये इक्वेशन लिखें, बात सेम है। बुक में ऐसे किया हुआ है तो हम लोग ऐसे करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हमने फिक्स एंड मोमेंट्स निकाली, फिर हमने
मोमेंट की इक्वेशंस लिखी, स्लो एंड मोमेंट्स इक्वेशन लिखी, फिर हमने जो है हमने जॉइंट कंडीशंस लिखी, फिर हमारे पास ये मेंबर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ठीक है। या मैं अगर ये मेंबर मैं इस हॉरिजॉन्टल को कंसीडर कर रहा हूँ, मेरी मर्जी है कि मैं इन दोनों को ले लूँ या इन दोनों को ले लूँ, वो बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोग जॉइंट पे अगर कोई ब्रेक डाउन करते हैं, सपोज ये अगर H1 है तो मेंबर इस हॉरिजॉन्टल मेंबर पे हम लोग कैसे लगा देते हैं रिएक्शन, H1 लगा देते हैं। ठीक है, और अगर ये भी H2 है तो हम लोग इस पे लगा देते हैं H2। अगर मैं ये कंसीडर करूँ या ये कंसीडर करूँ, बात एक है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या लिखा है, इन दो कंपोनेंट्स का जो सम है वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अगर मुझे HB1 मालूम करना है तो मुझे मोमेंट कहाँ लेनी चाहिए, यहाँ पर मोमेंट लेनी चाहिए। तो सिंपली मैं 48 की वजह से यहाँ दो रिएक्शन आएंगे वो निकाल लूँगा, और इन मोमेंट्स की वजह से जो रिएक्शन आएंगे वो मैं निकाल लूँगा। ठीक है, या रिएक्शन ना निकालें या यहाँ पे मोमेंट ले लें, दैट्स इट। अगर आप इसको यहाँ पे कर लें, अगर यहाँ पे मोमेंट ले लें, क्लॉकवाइज मोमेंट आप पॉजिटिव ले रहे हैं, तो 48 इंटू 4.5 क्लॉकवाइज प्लस MAB प्लस MBA इज इक्वल टू माइनस HBA इज इक्वल टू 0। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा HBA, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। इसी तरह इसी मेंबर के यहाँ पे मोमेंट ले लेंगे, इस पॉइंट पे HCD इंटू 5 काउंटर क्लॉकवाइज प्लस MCD प्लस MDC इज इक्वल टू 0। इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, MAB और MBA की इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। ये 5 ही इक्वेशन है जो रिक्वायर्ड थी। 4 इक्वेशन आपने जॉइंट कंडीशन से बनाई और 5वीं इक्वेशन आपने जो है मेंबर इक्विलिब्रियम से बनाई। फिर आप इन 5 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब 5 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपके पास एक डेल्टा आएगा और 4 थीटा आएंगे। फिर आप इसको पुट करेंगे सेकंड स्टेप में, जो हमने सेकंड स्टेप में इक्वेशंस बनाई थी। इस स्टेप में जो इक्वेशंस बनाई थी इसमें थीटा A थीटा B डेल्टा की आप इक्वेशंस पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ये मोमेंट्स की वैल्यूज़ आएंगे। इस मोमेंट के वैल्यूज़ के बाद आने के बाद आपको पता है क्या करना है, शेफोजन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पे हुआ है, क्योंकि ये पिन था तो मोमेंट वहाँ पे 0 आया है, और यहाँ पर भी पिन था तो यहाँ पर 0 आया है, और बीच में मोमेंट्स की वैल्यूज़ आए हैं और उनके शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पर है। उसके बाद ये फ्रेम है हमारे पास, इसमें आप देखें I 4I, तो ये मेंबर जो है ये फ्रेम जो है सिमेट्रिकल है और इस पर लोडिंग भी सिमेट्रिकल लग रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है WL²/12 से इसके फिक्सन मोमेंट्स निकालेंगे, फिर एंड मोमेंट्स निकालेंगे और फिर जॉइंट कंडीशंस लिखेंगे। जॉइंट कंडीशन में थीटा D थीटा E थीटा F जो है वो 0 होगा क्योंकि ये फिक्स है, और इन 3 के लिए इक्वेशंस हम लोग लिख सकते हैं MAD प्लस AB इज इक्वल टू 0, मोमेंट BA प्लस BE प्लस BC इज इक्वल टू 0, और मोमेंट CB प्लस CF इज इक्वल टू 0। ठीक है, पर तो हम लोग इसकी 3 इक्वेशंस लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें अननोन्स कितने, इसमें अननोन्स जो हैं वो 3 हैं, वो 3 रोटेशंस हैं। एक रोटेशन ये, एक रोटेशन ये, एक रोटेशन ये। यहाँ पर रोटेशन 0 है, तो 3 अननोन्स हैं, 3 इक्वेशंस बन जाएंगी, तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट क्योंकि आप सॉल्व कर लें तो आंसर आपके पास आ जाएगा, बट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आप अगर देखें कि इन दो मेंबर्स का स्टिफनेस भी सेम है, स्पेन भी सेम है 8 मीटर 8 मीटर, और लोडिंग भी सेम है,
तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि सिमेट्री है तो यहाँ थीटा जो है 0 होगा। दोनों साइड पे सिमेट्रिकल लोडिंग की वजह से यहाँ पर थीटा बी जो है वो 0 होगा बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस। बट अगर अगर आप अज्यूम नहीं करना चाहते, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर वही आएगा, थीटा बी आपके पास फाइनल में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे सॉल्व करें। फिर जॉइंट कंडीशंस लिखें। जॉइंट कंडीशन क्या है? थीटा डी प्लस थीटा एफ इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। थीटा डी थीटा एफ इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या करेंगे? आप दो इक्वेशंस लिखी हैं। इसने कहा है कि बिकॉज ऑफ सिमेट्री इन लोड स्पैन एंड स्टिफनेस ऑफ स्पैन ए बी एंड बी सी एंड नो करंट्स ऑफ एनी ट्रांसलेशन, इट कैन बी कंसिडर दैट नो रोटेशन विल टेक प्लेस एट जॉइंट बी। जॉइंट बी पे कोई रोटेशन नहीं होगी। बट अगर आप लिखना चाहें इक्वेशन तो इसके लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, बी के लिए, और आपको आखिर में थीटा बी 0 आ जाएगा, तो दैट्स ऑल्सो फाइन। तो इन दो इक्वेशन के बजाय आप तीसरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, फिर आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगे। फिर आप इसको सेकंड स्टेप में डालेंगे तो आपके पास ये मोमेंट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगे। मोमेंट्स की वैल्यूज़ के आने के बाद आपने शेफोसन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपने शेफोसन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। इसमें आप देखें कि रोटेशन एट ए आ रही है, रोटेशन एट सी आ रही है, बट रोटेशन एट डी जो है, इसका जो ये वाला स्लोप है वो 0 है। थीटा बी जो है 0 है। ठीक है, ये इलास्टिक कर्व है। मैं फाइनल्स में आपको कह सकता हूँ कि आप इलास्टिक कर्व बनाएं, तो इसके लिए आप तैयारी कर लें। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें वर्टिकल फ्रेम है, उसमें एक सेटलमेंट हो रही है 15 mm की। इस 15 mm की वजह से इस फ्रेम में हॉरिजेंटल स्वे भी आएगा। तो इसमें वर्टिकल सेटलमेंट भी है और हॉरिजेंटल स्वे भी है। तो हम लोग इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? यहाँ थीटा ए जो है वो 0 है, यहाँ पर थीटा फिक्स है, यहाँ पे 0 होती, पर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि इसमें 0.2202 रेडियन थीटा डी इतना है। थीटा बी और थीटा सी जो है वो अननोन है, और एक डेल्टा अननोन है, मतलब 3 अननोन हुए, थीटा बी, थीटा सी और एक डेल्टा एच। तो हम लोग कितनी जॉइंट इक्वेशंस लिख सकते हैं? हम लोग जो जॉइंट इक्वेशंस लिख सकते हैं, एक इस जॉइंट पे लिख सकते हैं, एक इस जॉइंट पे लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा ए तो पहले से ही 0 है, और थीटा डी की हमें पहले वैल्यू पता है, तो हम लोग इस जॉइंट पे इक्वेशन नहीं लिख सकते। तीसरी इक्वेशन जो है हम लोग मेंबर इक्विलिब्रियम से लिख सकते हैं या इंटरनल शेयर से लिख सकते हैं। ठीक है, मेंबर इक्विलिब्रियम से लिखेंगे। तो हम लोग अब पहले कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग पहले फिक्स एंड मोमेंट से सॉल्व करते हैं, क्योंकि फिक्स एंड मोमेंट्स यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग ठीक है, तो हम लोग स्लोप इक्वेशंस लिखेंगे। इन्होंने पहले ई आई ओवर एल से सॉल्व किया हुआ है, बट अगर आप ई आई ओवर एल इन्वॉल्व नहीं कराना चाहते तो इट्स फाइन, क्योंकि ई आई तो है वो वापस हम लोग कट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग थीटा जो है वो इन टर्म्स ऑफ ई आई निकाल लेते हैं, फिर वो खुद ब खुद उससे आउट हो जाता है। बट आप अगर इन्वॉल्व करना चाहते हैं शुरू में से तो इन्वॉल्व कर लें। हमने इक्वेशंस लिखनी है। इक्वेशंस के बाद इक्वेशंस कैसे लिखनी है? अगर आप ए बी के लिए, अगर आप मेंबर ए बी देख रहे हैं, ए बी और सी डी, इनके लिए आप कौन सी डिफ्लेक्शन इंक्लूड करेंगे? इनमें आप डिफ्लेक्शन इंक्लूड करेंगे डेल्टा एच, या हॉरिजेंटल वाली वो डिफ्लेक्शन जो परपेंडिकुलर टू द मेंबर होगी। ए बी और सी डी के लिए परपेंडिकुलर कौन सी? ये वाली डिफ्लेक्शन। तो आप देखें, दैट इज़ अननोन टू अस। हम लोग जब मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट ए बी, उसमें ये डेल्टा जो है ये हमने एज अननोन डाला हुआ है। ठीक है, और जब बी सी पे आएंगे, मेंबर बी सी, इस मेंबर के लिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन, इस मेंबर के लिए बी सी के लिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितनी है? 15 mm है। तो 15 mm हमें पता है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने 15 mm इंसर्ट किया है। ये मीटर में हमने वैल्यूज डाली हुई हैं। ठीक है, ये हमने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस लिखी। उसके बाद हमने क्या करना है? हमने जॉइंट कंडीशंस बनानी है बी जॉइंट और सी जॉइंट के लिए, और उसके बाद हमने क्या करना है? शेयर की कंडीशन लिखनी है।
ठीक है। समेशन ऑफ दीज टू शुड बी इक्वल टू 0 इफ दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमने कहाँ पे मोमेंट निकालना है, हमने मोमेंट निकालना है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मोमेंट निकालेंगे तो एच पी सी की वैल्यू आएगी ये वाली, और यहाँ पर मोमेंट निकालेंगे तो एच सी बी की वैल्यू आएगी ये वाली। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करें तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। फिर हम लोग इन 3 इक्वेशंस को, पहली दूसरी तीसरी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा बी, थीटा सी, डेल्टा जो है वो अननोन आ गए। फिर हम लोग इनको इन्हीं इक्वेशंस में पुट करेंगे सेकंड स्टेप में। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये मोमेंट्स की वैल्यूज़ आएंगी। ये मोमेंट्स की वैल्यूज़ आ गई। इन मोमेंट्स की वैल्यूज़ के बाद हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, और ये आपको अच्छी तरह बनाते हैं, पता है कि हम लोग शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं।